हेडिंग ये है कि डीएनए की संरचना की खोज। अप्रैल 1953 को विश्वविख्यात जर्नल नेचर में 2 शोध पत्र एक साथ प्रकाशित हुए। ये नेचर में पब्लिश जो पेपर था ये उसकी कॉपी है। ये अप्रैल 1953 में वहां पर छपा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने वाले जेम्स जी वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक का सम्मिलित शोध पत्र था तथा किंग्स कॉलेज लंदन में शोध करने वाले मॉरिस विलिकन्स का शोध पत्र। ये दोनों शोध पत्र एक साथ ही प्रकाशित हुए थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना को खोज निकाला था और यह विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मोड़ था। इसके बाद ही वर्षागति की प्रक्रिया समझ में आई और यही नहीं, जीवन को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि फॉन्ट अब समझ में नहीं आने वाला है। सुबह हम लोगों ने चेक किया था तो उस वक्त ठीक था। चलिए कोई बात नहीं। कहानी है, कहानी की तरह लीजिए। सही मायने में डीएनए की कहानी 1869 से प्रारंभ हुई जब फ्रेडरिक माइशर ने श्वेत रक्त कणिकाओं से न्यूक्लियन को निकाला। इसके लिए माइशर रोज पास के एक स्थानीय क्लिनिक में जाते थे और वहां पस से भरी बैंडेज ले आया करते थे। ये पस से भरी बैंडेजों में श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज्यादा होती थी। वो उसमें अल्कली डालते थे, उससे केंद्रक फट जाता था और केंद्रक का सारा सामान बाहर निकल आता था। उसे उन्होंने न्यूक्लियन कहा। दरअसल यही डीएनए था, पर उस समय तक ये बात उनको पता नहीं थी। फ्रेडरिक माइशर के बारे में मैं एक बहुत रोचक बात आपको बताऊं कि 1865 में उन्हें टाइफाइड हुआ। उसके पश्चात उनकी सुनने की शक्ति भी चली गई, परंतु फिर भी 1868 में उन्हें एमडी की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी मृत्यु मात्र 51 वर्ष में टीबी से हो गई थी। इसके बाद उसी समय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। ये पहला सूक्ष्मदर्शी है। इसी सूक्ष्मदर्शी की मदद से वॉल्टर फ्लेमिंग ने केंद्रक में क्रोमोसोम की खोज की, जिसे कि क्रोमेटिन कहा गया। वॉल्टर फ्लेमिंग मनोवैज्ञानिक पिता के 5वें पुत्र थे और इनकी यह खोज विश्व की महत्वपूर्ण 100 खोजों में और कोशिका जीव विज्ञान की 10 महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। इसके पश्चात जर्मनी के वैज्ञानिक ऑस्कर हर्टविग ने न्यूक्लियन को वंशागति का कारण बताया, परंतु अन्य वैज्ञानिकों का मानना था कि क्रोमोसोम में प्रोटीन होता है और यही आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार है। ऑस्कर हर्टविग के बारे में भी एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्होंने डार्विन के 55 वर्ष बाद उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को चैलेंज करते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ए रेफ्यूटेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी बाय चार्ल्स, यानी कि डार्विन की थ्योरी का खंडन। इसके पश्चात न्यूयॉर्क के रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में काम करने वाले फोबस लिविंग ने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है और ये धागे नुमा संरचना है। फोबस लिविंग के बारे में एक बात जो आप सबको बताना चाहती हूँ वो ये कि इन्होंने 700 शोध पत्र प्रकाशित किए। हमारे वैज्ञानिकगण जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस संख्या से निश्चय ही आश्चर्य होता है कि कितना काम किया गया होगा जो 700 शोध पत्रों में प्रकाशित हुआ। पत्र उनके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर से संबंधित थे। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस समय तक, फोबस लिविंग के समय तक, लोग डीएनए की असाधारण लंबाई से बिल्कुल अपरिचित थे। अब पता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि यदि हमारे शरीर की एक कोशिका का डीएनए निकालकर और उसे खींचकर लंबा किया जाए तो वह 2 मीटर लंबा होता है। कल्पना करिए, हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। अरबों कोशिकाओं का डीएनए अगर निकाल करके लंबा किया जाए तो आप जानते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई 9,600 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। फिर से सुनिए, 9,600 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो पृथ्वी से सूरज तक की दूरी का से भी 6 गुना अधिक है। उस समय वैज्ञानिकों का अनुमान था कि डीएनए एक छोटा अणु है और यह लगभग 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसी समय पर टॉर्जन कैस्परसन ने और एक इनार हैमस्टन, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि डीएनए एक पॉलीमर है। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि ये 10 या 15 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उस समय तक वैज्ञानिक जगत यह सोच ही नहीं पाया
कि वंशागति का कारण डीएनए भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि डीएनए में तो केवल 4 ही बेस होते हैं, ए, टी, सी, जी, तो ये क्या सार्थक सूचना प्रेषित करेंगे। उनका मानना था कि प्रोटीन वंशागति के वाहक होते हैं, क्योंकि ये 20 अमीनो एसिड बदल बदल कर कई अनुक्रम बना सकते हैं। प्रोटीन आनुवंशिकता के वाहक नहीं है, इस तथ्य पर पहली बार ऑसवाल्ड एवरी ने प्रकाश डाला। एवरी का जन्म यद्यपि कि कनाडा में हुआ था, परंतु अपने जीवन का मुख्य भाग उन्होंने रॉकफेलर विश्वविद्यालय के अस्पताल में अनुसंधान करते हुए बिताया। ऑसवाल्ड एवरी के साथ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उनका नाम 1930, 1940 और 1950 इन तीनों सालों में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर उनको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसके पश्चात पर इन्होंने ये कह दिया था, इनका प्रयोग बताने का समय नहीं है, पर इन्होंने ये बता दिया था कि डीएनए ही जीन के वाहक हैं। 1937 में फ्रेडरिक ने भी इसमें एक प्रयोग किया था, जो उनका भी ये मानना था कि जो डीएनए है वही जीन के वाहक हैं। इसके पश्चात 1937 में डेलब्रुक और साल्वाडोर लूरिया नाम के 2 वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज पर काम करना आरंभ किया। इसमें जो बाईं तरफ बैठे हुए हैं वो डेलब्रुक हैं और उनके बगल में साल्वाडोर लूरिया हैं। इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लिक अम्ल ही जीवाणु कोशिका की पीढ़ियों में आनुवांशिक परिवर्तन करता है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी डीएनए की संरचना अभी रहस्य बनी हुई थी। इसी में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक इरविन शारगाफ एवरी के शोध कार्य से बहुत प्रभावित थे, और जो एवरी थे इन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो डीएनए का स्ट्रक्चर खोजने में मील का पत्थर साबित हुई। ये 2 खोज ये थी कि अलग अलग प्रजातियों में एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन और थायमिन की मात्रा भले ही अलग अलग हो, परंतु एक ही जाति के किसी भी ऊतक से निकाले गए कोशिका में डीएनए में इन चारों बेसों का अनुपात एक जैसा था। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो उन्होंने बताया वह यह कि ए, टी और जीसी का अनुपात समान था। इसे शारगाफ रेशियो के नाम से जाना गया। एडविन शारगाफ के बारे में मैं एक खास खबर आपको देना चाहती हूँ। 1950 के आसपास उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की खिलाफत करना आरंभ कर दिया था। उनका मानना था कि इस जटिल सृष्टि को समझने के लिए मानव का ज्ञान बहुत सीमित है। इस सृष्टि को एक मशीन समझना और यह सोचना कि मनुष्य इसके कार्यकलापों को समझ सकता है असंभव ही नहीं, खतरनाक भी है। और 1962 में जब वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को डीएनए की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को सूचित किया कि वे अपने को इस शोध कार्य से अलग करते हैं। 1951 में वॉटसन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की कैवेंडिश प्रयोगशाला में, ये कैवेंडिश प्रयोगशाला है, 1950 के आसपास ये ऐसी दिखाई पड़ती थी। उस समय वॉटसन ने वहां पर कार्य करना आरंभ किया। इस समय यहाँ पर कुछ भौतिकविद रसायन मिलकर प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना पर काम कर रहे थे। फ्रांसिस क्रिक वहां पर उनमें से एक थे और उनकी उम्र उस समय लगभग, ये वॉटसन और क्रिक है। इसमें वॉटसन वो है जिनके सर पे थोड़े बाल हैं और क्रिक वो है जिनके सर पे बाल थोड़े कम हैं। इसमें क्रिक की उम्र उस समय 35 वर्ष थी। वैज्ञानिकों के इस समूह के लीडर मैक्स पेरूस थे। फ्रांसिस क्रिक के गाइड थे ये पीएचडी में। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पर पिछले 10 सालों से एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पर, यानी एक्सरे विवर्तन के आधार पर कार्य कर रहे थे। इनकी सहायता कैवेंडिश के डायरेक्टर सर लॉरेंस ब्रैग कर रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लॉरेंस ब्रैग को एक्सरे डिफ्रैक्शन पर नोबेल पुरस्कार जब मिला तो उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। इनको सीप और शंख एकत्र करने का बड़ा शौक था। इनको बागवानी का शौक इस हद तक था कि एक बार जब ये लंदन में पहुंचे और इनको रहने के लिए जो घर मिला उसमें बगीचा नहीं था, तो एक अनजान आदमी के यहाँ जाकर इन्होंने माली का काम कर लिया पार्ट टाइम। और ये रहस्य तब खुला जब उस अनजान व्यक्ति के यहाँ ब्रैग के एक मित्र पहुंचे और वे चाय पी रहे थे। जब उन्होंने बाग में ब्रैग को काम करते देखा तब इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि ये नोबेल लॉरियट हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो उस व्यक्ति के यहाँ माली बनकर के काम कर रहे थे। वॉटसन के कैम्ब्रिज आने के पूर्व फ्रांसिस ने डीएनए के महत्व के बारे में बहुत कम सोचा था। और क्रिक में, फ्रांसिस क्रिक में डीएनए के लिए जो रुचि पैदा हुई वो इरविन श्रोडिंगर की एक पुस्तक से हुई जिसका नाम व्हाट इज लाइफ था। ये
1946 में पब्लिश हुई थी और ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं ये कवर इसका 1946 में था। अब इसका कवर बदल चुका है। इरविंग श्रोडिंगर को हम लोग सब जानते हैं, ये अपनी वेव पार्टिकल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ये हिंदुओं के वेदांत दर्शन में बहुत रुचि रखते थे और उससे पूरी तरह से प्रभावित थे। इन्होंने व्हाट इज लाइफ के साथ साथ माइंड एंड मैटर पुस्तक भी लिखी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो वेव थ्योरी दी थी ये उस समय दी थी जब वो अस्पताल में भर्ती थे, टीबी का इलाज करा रहे थे और बिस्तर पर पड़े पड़े इन्होंने उस थ्योरी को जन्म दिया था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद फ्रांसिस क्रिक में रुचि पैदा हुई और जबकि वो भौतिकविद थे। कैवेंडिश प्रयोगशाला में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की रुचि डीएनए में लगभग नहीं के बराबर थी, क्योंकि उसी समय किंग्स कॉलेज लंदन में मॉरिस विल्किंस नाम के एक युवा और अविवाहित वैज्ञानिक इस विषय पर काम कर रहे थे। मॉरिस भौतिकविद थे। ये जो आप देख रहे हैं मॉरिस विल्किंस के बगल में ये किंग्स कॉलेज लंदन की तस्वीर उस समय की है, जबकि ये 1950 के आसपास की तस्वीर है। अब इसका स्वरूप बहुत बदल गया है। मॉरिस भी भौतिकविद थे और डीएनए की संरचना समझने के लिए एक्सरे विवर्तन का सहारा ले रहे थे। इनकी सहायता के लिए रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम की एक महिला को प्रशिक्षित महिला को नियुक्त किया गया था। मॉरिस विल्किंस और रोजी में कभी नहीं पटी, क्योंकि मॉरिस रोजी को हमेशा अपना असिस्टेंट ही समझते रहे। वो मॉरिस डीएनए को क्रिस्टलाइज करना जानते थे, क्रिस्टल बनाना जानते थे, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन खींचने के लिए क्रिस्टल का होना आवश्यक था। ये तकनीक मॉरिस को पता थी, ये तकनीक रोजी को नहीं पता थी, पर रोजी एक्सरे डिफ्रैक्शन खींचना जानती थी जो मॉरिस को नहीं पता थी। पर इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे न होने के कारण डीएनए की संरचना शायद और पहले निकल आ सकती थी, वाटसन और क्रिक से पहले, पर इनके आपसी संबंधों की गड़बड़ी की वजह से इस तरह की शोध में देरी भी आई। वाटसन जीव वैज्ञानिक थे, उन्हें रसायन विज्ञान बिल्कुल नहीं आता था। वे जब कैवेंडिश में पेरुस से मिले तो उन्होंने अपनी समस्या कही कि वे एक्सरे विवर्तन नहीं जानते हैं। पेरुस ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है और उन्हें कुछ क्रिस्टलोग्राफी की किताबें दे दी। इसी बीच लिनियस पॉलिंग ने प्रोटीन की कुंडली संरचना को खोज निकाला। अल्फा हेलिक्स मॉडल लोगों के सामने था। उनका जादू वैज्ञानिकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। वाटसन पॉलिंग को बहुत पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि जब वो आते थे तो अपने व्याख्यान के समय ऐसे ऐसे करके हाथ बनाते थे जैसे कि कोई मैजिशियन हो जो जादू को दिखा रहा है, और उनकी आधी से ज्यादा बातें सर पर से निकल जाया करती थी। वाटसन का सारा समय डीएनए की संरचना पर विचार करने पर बीत रहा था। ये फ्रांसिस से इस पर जब तब बात किया करते थे। वाटसन को लगता था कि प्रोटीन की कुंडली मॉडल के लिए एक्सरे विवर्तन की तस्वीरें ना भी हो तो काम चल सकता है, क्योंकि पॉलिंग ने जो अल्फा हेलिक्स मॉडल दिया वो उन्होंने मॉडल बना करके पता लगाया था। ये देखिए जैसे मॉडल बनाते हैं उस तरह से, उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक्सरे विवर्तन की तस्वीरें ही हो। वे इसी तकनीक को काम में लाना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो क्रिस्टल था और ना ही एक्सरे विवर्तन की तस्वीरें। दिक्कत ये थी कि मॉरिस किंग्स कॉलेज में काम कर रहे थे, वाटसन और क्रिक कैवेंडिश में काम कर रहे थे, पर एक शब्द होता है एकेडमिक राइवलरी जो उस समय भी थी। मॉरिस अपने शोध को जब व्याख्यान भी देते थे तो उसमें वो बहुत बचा के रखते थे और बड़े गोल मोल शब्दों में बात करते थे। वाटसन और क्रिक ने बहुत चाहा कि वे मॉरिस से अच्छे संबंध स्थापित कर लें, मॉरिस से कुछ डाटा उनके पास भी आ जाए। वो लोग एक उस मत पे सहमत हों, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। इसी बीच इटली में नेपल्स में वैज्ञानिकों की एक संगोष्ठी हुई जिसमें कि वाटसन वहां पर पहले से कुछ काम करने गए हुए थे। उन्हें सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ कि मॉरिस भी वहां पर आए हैं। उन्हें लगा कि उन्हें मॉरिस का डीएनए पर व्याख्यान सुनने को मिलेगा और जो वो संरचना अपने दिमाग में सोच रहे हैं शायद उससे उसमें मदद मिले। इसमें कोई शक नहीं कि मॉरिस ने डीएनए की संरचना पर अपना व्याख्यान दिया, पर डीएनए की जो एक्सरे विवर्तन तस्वीर थी जिसके लिए कि वाटसन बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, वो उन्होंने अपने व्याख्यान के सबसे आखिर में केवल 2 सेकंड के लिए दिखाई और कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मॉरिस वहां से गायब हो गए। वाटसन बहुत ढूंढते रहे पर उन्हें नहीं मिला। इसी बीच वाटसन की सिस्टर एलिजाबेथ, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, वहीं पर इटली में आई। ये बहुत सुंदर थी। मॉरिस ने इनमें रुचि लेना आरंभ किया, इनके साथ घूमते रहे, खाते रहे, पिक्चरें देखते रहे। वाटसन ने सोचा शायद इसी बहाने उन्हें मॉरिस से बात करने का मौका मिले, पर मॉरिस बहुत चालाक निकले। जैसे ही गोष्ठी खत्म हुई उन्होंने एक औपचारिक रूप से विदा ली और लंदन वापस लौट गए, पर वाटसन के दिमाग में उनकी ली हुई एक्सरे विवर्तन वाली तस्वीर घूम रही थी। अब तक यह पता चल चुका था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। इसी बीच मॉरिस ने बात में कहीं बात में फ्रांसिस से ये कह दिया कि डीएनए का जो व्यास दिख रहा है एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पर वो अनुमान से ज्यादा है। उनका ये एक वाक्य कहना था, क्रिक
और वॉटसन दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे। क्रिक ने तुरंत इस बात को पकड़ा और उन्हें लगा कि डीएनए की संरचना में एक कुंडली नहीं कई कुंडलियां होनी चाहिए, पर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कुंडलियां आपस में किस तरह से जुड़ी होंगी। वॉटसन समझ रहे थे कि डीएनए की यूनिकनेस उनकी बेसों में है, पर मॉडल बनाते समय वे शुगर फॉस्फेट बैकबोन को क्रम से रख रहे थे। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब हम लोग को ये डीएनए का स्ट्रक्चर पता है कि इसमें फॉस्फेट शुगर की बैकबोन है, बीच में बेसिस है, पर उस समय यही नहीं समझ में आ रहा था कि फॉस्फेट बीच में होगा, शुगर बीच में होगा, बेस किनारे पर होंगे, और अगर ये एक स्थायी मॉलिक्यूल है तो किस तरह से होगा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ये लोग दोनों ही बहुत तेजी से लगे हुए थे। असल में हर कोई जानता था कि डीएनए की संरचना का पता लगते ही वो नोबेल पुरस्कार को मिलने वाला था, क्योंकि प्रोटीन की संरचना का पता लग चुका था। इसलिए ये दोनों ही, वॉटसन और क्रिक को लग रहा था कि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। इसी बीच पॉलिंग ने डीएनए की संरचना पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर दिया। ये देखकर, ये सुनते ही वॉटसन और क्रिक सन्न रह गए, पर उन्होंने तुरंत उस शोध पत्र की प्रति मंगाई, और प्रति मंगाते ही वे लोग एकदम से निश्चिंत हो गए, क्योंकि पॉलिंग ने उसमें एक तो डीएनए को तिहरी कुंडली बताया था, दूसरा उन्होंने जो फॉस्फेट जो किनारे होना चाहिए था उसको केंद्र में दिखाया था, और अगर दो कुंडलियों के फॉस्फेट बीच में है जिन पर की ऋणात्मक आवेश है, जाहिर है कि उनमें विकर्षण होगा और वो स्थायी नहीं हो सकते। पर ये बात जानते ही वॉटसन और क्रिक को ये भी समझ में आ गया कि पॉलिंग जल्दी ही अपनी इस गलती को पहचानेंगे और इसको तुरंत ठीक करेंगे, और जल्दी ही वापस दूसरा स्ट्रक्चर सामने आएगा और उनकी तरह और वैज्ञानिक इस बात को जानेंगे। अतः वे लोग और तेजी से लग गए अपने काम में। कागज के कटआउट बनाकर वॉटसन और मॉडल्स बनाकर वॉटसन ने डीएनए का स्ट्रक्चर पता करना शुरू किया। इसमें एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सरे रोजालिन के बगल में एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की, ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसको देखने के बाद यह बात सामने आई थी कि ये डीएनए एक कुंडली संरचना है। और इसके बाद एक दिन अचानक वॉटसन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दो बेस आपस में कैसे जुड़ते हैं। उन्हें चारगाह का शोध याद आया उसकी, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एडेनिन और थाइमिन ही आपस में जुड़ते हों और साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ते हों, और उन्होंने फट से कटआउट बनाया और उन्होंने देखा कि उनकी वह धारणा सही निकली। क्रिक से उन्होंने इस बात का विचार विमर्श किया, क्रिक ने पूरी सहमति प्रस्तुत की। अब बात आती थी एंटी पैरेलल की, ये कैसे पता लगा। क्रिक ने बंध कोणों को की गणना की और उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों कुंडलियां समानांतर नहीं है, ये एंटी पैरेलल हैं। अब उनके सामने सारी तस्वीर क्लियर थी। 7 मार्च 1953 को उन्होंने 6 फुट का डीएनए का एक त्रिआयामी मॉडल बनाया, जिसमें ये एक मुड़ी हुई सीढ़ी की भांति है, जिसमें शुगर फॉस्फेट की रेलिंग थी और पौड़ियां बैस की बनी हुई थी। ये दोनों कुंडली एक दूसरे की पूरक थी, एक कुंडली से दूसरी कुंडली की संरचना पता की जा सकती थी। वॉटसन और क्रिक ने बिना समय खोए 600 शब्दों का एक पेपर ब्रिटिश जर्नल नेचर में भेजा। मॉरिस को हवा लग गई थी कि इस तरह का मॉडल इन्होंने खोज लिया है। एक्सरे डिफ्रैक्शन उन्हें भी समझ में आ गया था, उन्होंने भी अपना पेपर नेचर में भेजा, और इस तरह से वॉटसन के मॉरिस को नोबेल पुरस्कार मिला। इसके ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जिससे हम सभी अब परिचित हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले बाएं से जहां चश्मा लगाए हुए मॉरिस विलिकन्स हैं, जिनको इसके लिए पुरस्कार मिला। फिर स्टीनबैक हैं जिनको कि साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। उसके बाद जॉन कैनरी और मैक्स पैरोज हैं, ग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना के लिए पुरस्कार मिला था। और फिर वॉटसन और क्रिक हैं, ये भी नोबेल पुरस्कार की तस्वीर है। ये वॉटसन क्रिक, आपके क्रिक अब नहीं है, 2004 में उनकी मृत्यु हो चुकी है 88 वर्ष की उम्र में, और वॉटसन अब इस वक्त 86 ईयर्स के हैं, जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे थे। और ये धन्यवाद।